हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब देखिए क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसकी खास बात क्या है। उसकी खास बात यह है, देखिए पहले चलती थी आपके स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स कहते थे। तो देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी वो नॉर्मली जो मैक्रो ऑब्जेक्ट हैं, बड़ी वस्तुएं हैं या बड़ी कोई चीज़ है उस पर लागू होती थी। लेकिन जब बाद में देखा गया कि माइक्रो पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो माइक्रो पार्टिकल है, तो जब इलेक्ट्रॉन की स्टडी करने की बात आई तो वहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो फेल हो गई, क्योंकि जो रिजल्ट आ रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स के वो इतने एक्यूरेट नहीं आ रहे थे। तो वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया क्वांटम मैकेनिक्स को। अब देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है कि जो आपके क्लासिकल मैकेनिक्स है वो मानती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब बात आई क्वांटम मैकेनिक्स की तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है कि ड्यूअल नेचर होता है। डी ब्रॉगली ने इक्वेशन दी थी, तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा, जैसे लाइट ड्यूअल नेचर शो करती है कि लाइट जो है वो रे की वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, उसी प्रकार मैटर जो है, पदार्थ जो है वो भी क्या करता है, ड्यूअल नेचर शो करता है। मतलब पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है, ड्यूअल नेचर शो करता है। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि आपके जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें दो तीन जो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है जो वेव नेचर को शो करती है पार्टिकल के। उसमें एक तो है आपके हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। एक आपके है डी ब्रॉगली इक्वेशन जो बताती है कि पार्टिकल की वेवलेंथ क्या होगी जब वो मोशन करता है। तीसरा आपके है श्रोडिंगर इक्वेशन। तो देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन जो है, जो आपकी वेव इक्वेशन होती है नॉर्मली साइनसॉइडल वेव की तरह जो होती है, उसी के बेस पे जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी गई है। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है वो हम देखते हैं। अब देखिए ये आपके सिंपल वेव इक्वेशन है, ठीक है, जो आपके नॉर्मल वेव इक्वेशन होती है, जो आपके हार्मोनिक मोशन होता है या जो आपके सिंपल वेव इक्वेशन होती है वो ये है। अब देखिए यहाँ पर क्या इक्वेशन दे रखी है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो देखिए साई जो है ये आपके क्या है, साई है, ये वेव फंक्शन है। क्या है, वेव फंक्शन। तो क्या लिख रखा है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। साई जो है वो क्या है, वेव फंक्शन है, प्लस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अब यहाँ पर साई वेव फंक्शन हो गया, लैम्डा क्या हो गया, एक तरह से कांस्टेंट हो गया। ये इसकी वैल्यू हम आगे देखेंगे कि क्या आती है। अब मेन बात क्या है कि जो आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो एनर्जी से रिलेटेड है। एनर्जी कह लीजिए, पोजीशन कह लीजिए, मोमेंटम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, नॉर्मली ओवरऑल हम एनर्जी की बात करते हैं। तो देखिए ये एक सिंपल सी इक्वेशन है। ये आपकी क्या है, टोटल एनर्जी, ये क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए आप सब जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसको हम हाफ एम वी स्क्वायर से डिनोट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो देखिए ये कुल ऊर्जा हो गई, कुल ऊर्जा क्या हो गई, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। तो टोटल एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो टोटल एनर्जी को हमने किससे बता दिया, ई से। काइनेटिक एनर्जी को हमने किससे बता दिया, हाफ एम वी स्क्वायर से। और पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हमने किससे बता दिया, वी से। ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नीचे हम देखते हैं, देखिए डी ब्रॉगली इक्वेशन आपने पढ़ी होगी। तो ये जो है ये डी ब्रॉगली समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, डी ब्रॉगली समीकरण। अब डी ब्रॉगली समीकरण क्या कहता है कि कोई पार्टिकल जब गति करता है तो वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। अब तरंग की तरह व्यवहार करेगा तो उसकी कोई ना कोई तरंग दैर्घ्य होगी, वेवलेंथ होगी। तो लैम्डा जो है वो किसको बता रहा है, वेवलेंथ को बता रहा है। ये क्या बता रहा है, वेवलेंथ को, किसकी, पार्टिकल की वेवलेंथ। एच क्या है, प्लांक नियतांक। एच क्या है, प्लांक नियतांक। आप जानते होंगे E = h न्यू, प्लांक का एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है उसमें h जो है प्लांक नियतांक। तो लैम्डा = h, h क्या है, प्लांक नियतांक, अपॉन m × v। m क्या है, मास, m क्या है, मास, और v क्या है, वेलोसिटी, v क्या है, वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया, लैम्डा = h अपॉन m × v। तो लैम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ, h हो गया प्लांक कांस्टेंट, और m × v, m क्या है, पार्टिकल का मास, और v क्या है, वेलोसिटी, v क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो लैम्डा = h अपॉन m × v। लैम्डा क्या हो गई, वेवलेंथ, h क्या हो गया, प्लांक कांस्टेंट, m क्या हो गया, मास, और v क्या हो गया, वेलोसिटी। अब इसके आगे क्या दे रखा है, अब यहां से हमने क्या करा, m × v की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए m × v को मैं क्या लिख सकता हूं, p भी लिख सकता हूं। p क्या होता है, मोमेंटम।
पी क्या होता है? मोमेंटम, हिंदी में कहते हैं संवेग। तो संवेग की अगर मैं फॉर्मूला निकालूं यहाँ से तो देखिए लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, और एम वी क्या हो जाएगा? एच अपॉन लैम्डा। एम क्या है? एम इंटू क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया? एच अपॉन लैम्डा। बात समझ में आ गई? एम वी क्या हो गया? एच अपॉन लैम्डा। तो ये हो गया एम वी इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, बात क्लियर। अब ये कह रहा है हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ एम वी स्क्वायर को ये कैसे लिखा हमने, वो अगर हम समझने की कोशिश करें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैंने इसको m से मल्टीप्लाई भी कर दिया और m से डिवाइड भी कर दिया। तो जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये स्क्वायर हो गया और ये नीचे क्या आ गया? m। अब mv की वैल्यू आपको पता थी, क्या थी? h अपॉन लैम्डा। तो m स्क्वायर v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो देखिए m इंटू वी जो मोमेंटम है उसकी वैल्यू आपको पता चल गई क्या है? h अपॉन लैम्डा। तो जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो उसने क्या करा? m से मल्टीप्लाई भी कर दिया और m से डिवाइड भी कर दिया। तो ये हो गया हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m। तो m स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह हो गया h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, नीचे क्या है? 2m साथ में। अब यहाँ पर हमने हाफ एम वी स्क्वायर को देखा, तो अगर मैं यहाँ से अगर देखूँ तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? e माइनस वी। वी को मैं यहाँ ले जाऊँगा। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो गया? e माइनस वी। तो ये भी हाफ एम वी स्क्वायर हो गया और ये भी क्या हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया? बराबर कर दिया। तो ये हो गया एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू e माइनस वी। ई माइनस वी किसको बता रहा है? काइनेटिक एनर्जी को। क्यों? क्योंकि ई क्या है? टोटल एनर्जी, और वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो जब टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है। देखिए करना क्या है मुझे? फाइनली ये लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, क्योंकि ये वेव इक्वेशन है। अब मैं वो लैम्डा की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। यहाँ पर लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करा? इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो लैम्डा स्क्वायर उधर चला गया एक साइड, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर क्या हो गया? एच स्क्वायर अपॉन 2m, और e माइनस वी क्या आ जाएगा? साथ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 2m e माइनस वी। ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो लैम्डा की वैल्यू आई, लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 2m ब्रैकेट में e माइनस वी, ये लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या करनी है? यहाँ पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर, ये वाला। देखिए डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे आ गया? 4 पाई स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? लैम्डा की वैल्यू पुट करनी। साई का साई वैसे कहा से, तो 4 पाई स्क्वायर और साई ऐसा कैसे आ गया? अब लैम्डा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है एच स्क्वायर। अब देखिए लैम्डा क्योंकि नीचे, तो एच स्क्वायर अपॉन 2m e माइनस वी, ये आ गया। और उसको और सॉल्व करा या इसको और मल्टीप्लाई करके रखा तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर e माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। तो ये एक तरह से क्या है? श्रोडिंगर इक्वेशन है। ये एक तरह से क्या है? श्रोडिंगर इक्वेशन है। लेकिन ये श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है? 1D के लिए, मतलब 1 डायमेंशनल के लिए, क्योंकि यहाँ पर केवल क्या है? एक्स एक्सिस प्रेजेंट है। तो ये आपके क्या कहलाती है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशन। क्या कहलाती है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अभी आपने 1 डायमेंशन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन देखी। अब हम देखते हैं कि अगर 3 डायमेंशन हो तो श्रोडिंगर इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। देखिए बाकी चीजें सेम है, केवल आपके 2 एक्सिस और जुड़ जाएगी। तो देखिए कैसे लिखेंगे? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये जो 2 टर्म है ये एक्स्ट्रा जुड़ गई, बाकी वैसा का वैसा ही है। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पहले भी था 1D में, और प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0, ये पहले भी था। ये 2 आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं y और z वो भी जुड़ गए। तो ये आपके अब 3 डायमेंशन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ हमने क्या किया? साई जो था तीनों में था, इसको हमने क्या करा? कॉमन ले लिया। तो बचा क्या? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये तीनों एक साथ ब्रैकेट में आ गए। और यहाँ क्या रह गया? साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में e माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा कि ये आपने ब्रैकेट में ले लिया और ये आपके कॉमन आ गया साई। तो ये क्या हो गया? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये हो गया साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर एज इट इज है e माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। अब ये जो ब्रैकेट में टर्म है,
ठीक है, डेल स्क्वायर, इसको हम लैप्लाशियन ऑपरेटर कहते हैं। अगर सिंपल डेल होता तो उसको हम डेल ऑपरेटर कहते हैं, और डेल स्क्वायर हो जाए तो उसको हम लैप्लाशियन ऑपरेटर कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंपल डेल का मतलब क्या है और डेल स्क्वायर का मतलब क्या है। तो सिंपल डेल जो होता है वो डेल ऑपरेटर कहलाता है, वो होता है डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड। और डेल स्क्वायर होता है उसको हम लैप्लाशियन ऑपरेटर कहते हैं, ये होता है डेल स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपन डेल जेड स्क्वायर प्लस, अब देखिए 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर आ गया एज इट इज ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब देखिए नीचे क्या है, नीचे क्या है, डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू माइनस, अब हमने क्या करा कि इसको अलग रहने दिया और बाकी को दूसरी जगह ले गए, तो क्या हो गया माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इक्वल्स टू साई। समझ आ रही बात। इस टर्म को हम क्या ले गए, यहाँ ले गए इक्वल टू दूसरी साइड, जो इक्वल का साइन है आपके इक्वल्स टू का, उसकी दूसरी साइड ले गए तो माइनस में हो गया। अब देखिए क्या हुआ, अब यहां पर इसने क्या करा कि जो दोनों टर्म है उसको इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, या हम कह सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जैसा भी आप समझना चाहे कि ये पूरी जो टर्म थी इसको हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम यहाँ आ गया और ये यहाँ से हट गया। अब इसको आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं, या तो आप समझिए कि ये पूरी टर्म को मैंने डिवाइड कर दिया या मैंने पूरी टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये माइनस यहाँ की जगह यहाँ आ गया, तो ये हो गया माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू ई माइनस वी साई। अब देखिए एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना, कई बार क्या होता है एग्जाम में श्रोडिंगर इक्वेशन वो पूछता है, बच्चे रट लेते हैं। अब रटने से होता क्या है, होता यह है कि उनको रटा हुआ है कि ऊपर 8 पाई स्क्वायर एम आएगा और नीचे एच स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम। तो देखिए ये जो भी चल रही है ये सारी की सारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन चल रही है, तो आपको ऐसा रटने की जरूरत नहीं है कि कब ऊपर क्या आएगा और कब नीचे क्या आएगा। आपको ध्यान रखना है कि पूरी इक्वेशन क्या है, उसके हिसाब से चलना है आपको। समझ आ रही है बात। नहीं तो आप अगर ऐसे रटेंगे कि ऊपर 8 आएगा या नीचे 8 आएगा तो आपकी गलती हो सकती है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये हो गया माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू ई माइनस वी साई। क्लियर। अब क्या हुआ, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई। अब देखिए ये जो वी वाली टर्म है वो इधर आ गई, प्लस वी साई, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ तो ई साई और वी साई हो गया, और वी साई इधर आ गया, माइनस का प्लस हो गया और ये ई साई रह गया। अब इसने क्या करा, साई को कॉमन ले लिया, तो ये क्या रहेगा ब्रैकेट में माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल्स टू ई साई। और ये जो पूरी ब्रैकेट की टर्म है इसकी जगह हम लिखते हैं एच। एच क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक्चुअल में टोटल एनर्जी के लिए जो ऑपरेटर काम में आता है उसको कहते हैं। तो एच जो है वो टोटल एनर्जी के लिए ऑपरेटर काम में आता है उसको कहते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस बी, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहलाता है। तो ये सबसे सिंपल फॉर्म है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, एच साई इक्वल्स टू ई साई। लेकिन नॉर्मली हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं, एच की जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये भी आपकी क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो अभी तक जो आपने डेरिवेशन पढ़ी उसमें जितनी भी इक्वेशन है वो सारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाती है। तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, आपको सारी आनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वाली सही है और कौन सी वाली गलत है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम कई फॉर्म में शो कर सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं, और ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का ही पार्ट है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्चुअल में है क्या, पार्टिकल की जो वेव इक्वेशन है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। बात समझ आ रही है। अगर हमें पार्टिकल की इक्वेशन शो करनी है तो हमने ये पढ़ा कि क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो पार्टिकल की वेव जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, उसको हमने क्या कह दिया, श्रोडिंगर इक्वेशन कह दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।